नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। इनकी पार्टी है AIMIM और इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में अब 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करके कई राजनीतिक दलों के लिए उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। चिंताएं इसलिए बढ़ा दी हैं क्योंकि AIMIM ने जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उन सीटों पर अगर आप मुख्य मुकाबले में जिन प्रत्याशियों के नाम की जोरदार चर्चा है, उनके बीच के मुकाबले में अगर AIM के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कई प्रत्याशियों का खेला खराब हो सकता है। और ऐसे में यहाँ यह भी समझने की बात है कि ओवैसी ने जिन सीटों को लेकर के फिलहाल घोषणा की है, बिहार में ये सीटें वैसी सीटें नहीं हैं जो कि मुस्लिम बहुल हैं। दरअसल मुस्लिम बहुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओवैसी की राजनीति को मुख्य रूप से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की और मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर की जाने वाली सियासत के तौर पे जाना जाता है। चाहे वह खुद हैदराबाद से चुनाव लड़ें या बिहार के सीमांचल के इलाकों की बात करें, इन तमाम जगहों पर मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा आधार है और ओवैसी इन तमाम जगहों पर पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इन सबके बीच इस बार के चुनाव में ओवैसी ने उस समय सबको चौंका दिया जब ओवैसी की पार्टी केवल किशनगंज संसदीय सीट से प्रत्याशी तय करने की घोषणा करके और उसके बाद न तो कटिहार, न तो पूर्णिया, न ही अररिया जैसी सीटों से ओवैसी ने उम्मीदवार उतारा। लेकिन अब ओवैसी ने सीमांचल की उन सीटों पर भले ही उम्मीदवार नहीं उतारे जहां की मुस्लिम बहुल इलाके हैं, लेकिन उन सीटों पर अब प्रत्याशी उतार रहे हैं जिन सीटों को लेकर के कहीं से भी मुस्लिम बहुल सीट नहीं माना जाता है। AIMIM ने घोषणा की है कि वह बिहार में 8 से 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसमें किशनगंज में पहले ही चुनाव हो चुके हैं और इसके अतिरिक्त शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी ऐसी संसदीय सीटें हैं जहां से ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और शिवहर सीट से तो पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे राणा रंजीत सिंह को AIMIM ने अपना प्रत्याशी भी बना दिया है। यानी कि ओवैसी ने यहाँ एक तरीके से देखें तो कई उम्मीदवारों की जो किस्मत है उसको लेकर के उन्होंने उन्हें भंवर में डाल दिया है। और इसमें सबसे मजबूत नाम है NDA की तरफ से जदयू प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का। दरअसल लवली आनंद राजपूत जाति से आती हैं और साथ ही साथ ओवैसी की पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है वे राणा रंजीत भी उसी राजपूत जाति से आते हैं और यहाँ पर राजद ने ऋतु जायसवाल को टिकट दिया है। तो ऐसे में जिस शिवहर सीट पर मुख्य मुकाबले में अब तक लवली आनंद और ऋतु जायसवाल को माना जा रहा था, उसमें एक और प्रत्याशी को उतार करके ओवैसी ने एक तरीके से देखो तो लवली आनंद की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि लवली आनंद जिस राजपूत जाति से आती हैं, उसी राजपूत जाति से आने वाले प्रत्याशी को ओवैसी ने भी शिवहर में उतारा है। और यहाँ यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि शिवहर की जो सीट है, शिवहर सीट पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ की बड़े स्तर पर मुस्लिम मतदाता हों। तो ऐसे में मात्र 16% मुस्लिम मतदाताओं वाले सीट शिवहर से अचानक से एक राजपूत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार देने से ओवैसी ने अब लवली आनंद की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन टेंशन केवल लवली आनंद की नहीं बढ़ी है, बल्कि टेंशन तो जिन अन्य सीटों को लेकर के भी घोषणा की गई है उन सीटों पर भी बढ़ गई है। और ऐसे में बिहार के सियासी हलकों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि आखिर ओवैसी बिहार में किसका खेला खराब करेंगे। क्योंकि हम अगर आपको आंकड़ों के हिसाब से बताएं तो पिछले दिनों जो बिहार में 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए, उसमें चाहे गया की सीट हो, जमुई की सीट हो, नवादा हो, औरंगाबाद हो, भागलपुर हो, किशनगंज हो, कटिहार हो या फिर सीमांचल की अन्य सीटें हों, उन तमाम सीटों में केवल एकमात्र सीट किशनगंज पर ही ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारा। और स्थिति तो यहाँ तक हुई कि अररिया सीट और पूर्णिया सीट, कटिहार सीट, इन तीनों सीटों को लेकर ओवैसी की पार्टी ने पहले यह घोषणा की थी कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में हाथ पीछे खींच लिए गए। हाथ ही पीछे नहीं खींचे गए, बल्कि अगर आप देखेंगे तो ओवैसी ने इन सीटों पर जो एक तरीके से कहें जो खेला किया, उससे कई उम्मीदवारों की किस्मत जो थी वह किस्मत अलग तरीके से हो गई। जैसे अगर हम बात करें अररिया की सीट की, तो अररिया सीट को लेकर के माना जाता है कि यहाँ करीब 42% मुस्लिम मतदाता हैं और 42% मुस्लिम मतदाताओं वाले अररिया सीट पर इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे शाहनवाज को उम्मीदवार बनाया।
सरफराज इससे नाराज हो गए और उन्हें उम्मीद थी कि AIMIM उन्हें अररिया से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने अंतिम मौके पर अररिया से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेकर के उन्हें बड़ा झटका दे दिया। तो ऐसे में अब जो मुकाबला है वह अररिया में कहीं भी AIM नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कटिहार सीट की, तो कटिहार सीट पर भी 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता माने जाते हैं और वहां पर एक और कांग्रेस के प्रत्याशी थे तारिक अनवर, तो दूसरी ओर वहां पर जो जदयू के प्रत्याशी थे उन सब के मुकाबले वहां यह माना गया कि कटिहार सीट पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकायदा इसे लेकर के कुछ नामों की भी चर्चा चल रही थी। लेकिन अचानक से अंतिम मौके पर कटिहार से भी उम्मीदवार उतारने का फैसला स्थगित कर दिया गया। दरअसल जो कटिहार सीट है उसे लेकर के ओवैसी की पार्टी ने पहले आदिल हसन को प्रत्याशी तक घोषित कर दिया था, लेकिन नामांकन से चंद घंटे पूर्व ही पार्टी ने फैसला किया कि वह अब कटिहार से चुनाव नहीं लड़ना है। तो इसे लेकर के कटिहार में देखा जाए तो जहां आदिल हसील जो चुनाव लड़ने की हसरत पाले थे तो उनकी हसरतों पर पानी फिर गया, तो वहीं दूसरी ओर इससे मुकाबले में जो मुस्लिम वोट बैंक है वह मुस्लिम वोटों के बिखराव की जो बातें की जा रही थी वह करीब करीब नहीं हुई। यही स्थिति पूर्णिया में रही और पूर्णिया में भी पहले चुनाव लड़ने को लेकर के ओवैसी की पार्टी बात कर रही थी, लेकिन अब चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। लेकिन इन सबके बीच अब 8-9 अन्य सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करके ओवैसी की पार्टी ने कई उम्मीदवारों को अब टेंशन में डाल दिया है। और टेंशन में इसलिए डाला है कि जैसे शिवहर सीट से एक राजपूत NDA प्रत्याशी के खिलाफ राजपूत बिरादरी से ही आने वाले एक अन्य उम्मीदवार को वहां पर प्रत्याशी घोषित करके ओवैसी ने वहां लवली आनंद के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। तो ऐसे में अगर आने वाले समय में कुछ अन्य सीटों पर भी यही स्थिति बनती है तो इससे बड़े स्तर पर कई उम्मीदवारों का खेला खराब होगा। और अब तो सियासी हलकों में यह भी चर्चा है कि आखिर ओवैसी ने शिवहर से एक राजपूत को क्यों प्रत्याशी बनाया। क्या वो किसी के इशारे पे ऐसा कर रहे हैं या फिर यह उनकी एक खास रणनीति का हिस्सा है। तो अब महत्वपूर्ण यह होगा कि शेष जो सीटें हैं जहां चुनाव लड़ने की घोषणा ओवैसी की पार्टी ने किया है, उन सीटों पर अब ओवैसी की पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है। इससे यह समझ में भी आएगा कि ओवैसी आखिर बिहार में किसका खेला खराब करना चाहते हैं। तो हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।